नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आगे के अगले 1 घंटे हम लोग अलग अलग तरह से फैटी लीवर डिजीज जो है, और वो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आपके पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं, तो जब फैटी लीवर डिजीज करके आते हैं तो हम लोग को किस तरह से सोचना चाहिए? क्या इस पे एलोपैथी साइंस कोई अधिकार है चिकित्सा करने का? असल में उनके पास इलाज तो है नहीं ये चीज का। आयुर्वेद वालों को बहुत अच्छे से इसको समझना चाहिए, और आयुर्वेद की संप्राप्ति अगर समझ गए तो चिकित्सा करना बहुत इजी होता है और रिजल्ट आता है। इस बात पे विश्वास करिए कि आयुर्वेद में ही ये लीवर फैटी लीवर डिजीज का परमानेंट इलाज है, एलोपैथी साइंस में नहीं है। वो सिम्टोमेटिकली इलाज करते हैं लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। अभी मैं फैटी लीवर डिजीज पे बात करूंगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग देखिए और उसके बाद में आप लोग अपना अपना मत बताइएगा। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे प्रैक्टिस में आते हैं पेशेंट, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, सिम्टम बताऊंगा, फिर आप लोग बताइए। तो जब भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले पेशेंट आते हैं, तो जिस तरह से अम्ब्रेला होता है उसी तरह से इसको हम बहुत सारे व्याधियों का एक ग्रुप, अम्ब्रेला टाइप ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसमें लीवर खराब हो जाता है। लीवर एक ही होता है हमारे शरीर में, है ना? और इसमें अल्कोहल नहीं लिया जा रहा है। ऐसा मत सोचिए कि शराब पीने से लीवर खराब हो रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा फैट्स जमा हो जाता है। आयुर्वेद के भाषा में बोले तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसमें रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा, ऐसा आचार्य लोगों ने बताया है। और हमारे शरीर में रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है, मूल स्थान जैसे कि गंगोत्री यमुनोत्री मूल स्थान है, वहां से उद्गम होता है ना? तो रक्त यहीं पे बनता है, रस को रंजन रंजक पित्त की क्रिया होके रस रंजना, ये जो प्रक्रिया यहीं पर होता है। अब यहाँ पर फैट्स जमा हो रहा है ना? फैट डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब मेद धातु विकृत रूप से विमार्गमन होके वहां पे जा रहे हैं। अगर हम लोग इसको बोलेंगे नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस, मतलब एक तरह से इन्फ्लेमेशन भी है, और ये बहुत डेंजर हो जाता है, लीवर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो उसकी वजह से स्केरिंग होते हैं और इरिवर्सिबल सेल डैमेज होने शुरू होते हैं, और बाद में वो सेरोसिस नाम इसको पड़ता है, कि वो एक बार सेरोसिस हो गया। आयुर्वेद में ठीक होता है, ठीक है, लेकिन एलोपैथी साइंस में उसका इलाज नहीं है। वहां के जो सेल्स होते हैं वहां पे स्केरिंग होने लगता है, रुक्षता आती है, रुक्ष गुण बढ़ जाता है, सूखने लगता है और सेल डेड होने लगते हैं वहां पे। जैसे कि ये जो सेरोसिस होता है, सेरोसिस होने का रास्ता दो है। जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ जाना होगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होगी, तो एक रास्ता नेपाल से है,
है ना, और एक रास्ता चाइना से है। ऐसे दो रास्ते हैं सिरोसिस के। एक है अल्कोहल पी के लोग सिरोसिस में जाते हैं, और एक नॉन अल्कोहल होके भी लिवर डैमेज हो रहा है, फैटी लिवर होके फिर वो सिरोसिस में जा रहे हैं। दो रास्ते हैं ये बीमारी तक जाने के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास फैटी लीवर वाले पेशेंट आ रहे हैं, वो बोलते हैं हमारा फैट्स डिपॉजिट हो रहा है, इस पे क्या करें, तो वो भी जाएंगे सिरोसिस में अगर हमने उनकी चिकित्सा नहीं किया, और अल्कोहल पी के भी जाएंगे सिरोसिस में। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ये कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 40 से 50 साल के एज में हाई रिस्क रहता है हार्ट डिजीज होने का, और ओबेसिटी का, टाइप 2 डायबिटीज होने का, और ये भी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स रहते हैं, एब्डोमिनल फैट जमा होने लगता है, तोंद निकलने लगता है, और उसकी वजह से तोंद निकलने लगता है, डायबिटीज 2 होने लगता है, इंसुलिन ठीक से नहीं निकल पाता है या रेजिस्टेंस हो जाता है, हाई बीपी होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। एक तरह से ट्राइग्लिसराइड भी विकृत मेद है, जो शरीर में ब्लड में बढ़ने लगता है, कोरोनरी आर्टरीज में गया तो ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही ये विकृत मेद है, जो बद्ध अबद्ध मेद है, वही विकृत होके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? रक्त और हमारे चरक में बोला है कि अति प्रवृत्तिम संगो वा शिराणाम ग्रंथोपि वा विमार्गमनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। विमार्गमन का कॉन्सेप्ट में, एक बुक है हमारे कोलटकर सर का, हमारे जमदग्नि सर के जो गुरु जी थे, उन्होंने विमार्गमन पे एक बहुत बड़ा बुक लिखा हुआ है कि व्याधि होती है तो कोई भी धातु है अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाता है, तो क्या क्या होता है उस दृष्टिकोण से भी हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे विमार्गमन है, जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, पुणे से दिल्ली जाना है, और मैं चला गया पाकिस्तान, तो वो मेरा विमार्गमन हो गया। या फिर मुझे दिल्ली जाना है और मैं चला गया चेन्नई, तो मेरा विमार्गमन हो गया। इसी तरह से मेद का, मेदव स्रोतस बताया है कि कहाँ कहाँ मेद हो सकता है, लेकिन वो चला गया रक्तव स्रोत, रास्ता भटक के वहां पे चला गया, और वो हेतु सेवन हुआ इसलिए रास्ता भटका है। ऐसा नहीं है कि अपने आप चला गया, उसको ऐसे हेतु मिले। अब इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं मैं थोड़ा बताऊंगा, फिर आप लोग बताइए। इसमें एनलार्ज लीवर रहता है, फैटी लीवर, क्योंकि कहीं पर भी कोई चीज एक्स्ट्रा आ रहा है जो चीज नहीं चाहिए, तो एनलार्ज लीवर रहेगा, थकावट बहुत ज्यादा रहेगा, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन, लीवर के साइड में पेन रहेगा, मंद मंद पेन रहेगा। और अगर ये आगे होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस, तो उसमें असाइटिस हो सकता है, जलोदर हो सकता है, ब्लड वेसल्स जो रहती हैं स्किन के नीचे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होकर दिखाई देने लगती हैं, उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है। अगर एक मूल स्थान को अगर डिस्टर्ब किया तो स्प्लिन भी, वो बोलेगा मैं क्यों, मुझे क्यों ऐसे छोड़ा है, वो भी दुष्ट होने लगता है। तो स्प्लिन भी एनलार्ज हो जाता है, स्प्लिनोमेगाली होती है। हाथ के तलवे रेड रेड दिखाई देने, रेड पाम्स, और जॉन्डिस होना, सबसे मेन कामला होता है, आंखें और त्वचा, नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरुष, ये सब पीली पीली हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं, आप इस पर कुछ बोलिए, फिर मैं आगे और बताऊंगा। डॉक्टर अरविंद सर, आदित्य सर, आप लोग कुछ बोलिए, मनीषा मैम कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फैटी लिवर के पेशेंट आपके पास आते होंगे, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ सर, ये आपने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि इस अम्ब्रेला टाइप ऑफ डिजीज, क्योंकि ये इसमें केवल फैटी ही लीवर नहीं है, क्योंकि मेदवहनी दुष्चंती तो वो जो है वो कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रहा है पेशेंट का, वो तो एक सिम्टम केवल फैटी लीवर का निकल के आता है। उसके अलावा तो मेद की दृष्टि तो और जगह भी होती ही होती है इसमें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अच्छा, जब मेदवाहिनी दूषित होती है तो फिर वो रक्तवाहिनी भी दूषित हो जाती है, रक्तवाहिनी का भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसीलिए लार्ज स्प्लीन है, ब्रेस्ट, जैसे आपने बताया लार्ज ब्रेस्ट भी एक बहुत बढ़िया साइन निकल गया था। और पेन तो फिर इसका क्लिनिकल प्राइमरी क्लिनिकल राइट एपिगैस्ट्रिक पेन जो है प्राइमरी क्लिनिकल सिम्टम होता है। अब अवरोध हो रहा है तो इंसुलिन का ऑब्स्ट्रक्शन होता ही है, क्योंकि इंसुलिन ही जो है एक बहुत बढ़िया मतलब जो 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 भी खाने के पीने का जो सेल्स को जो फ्लूइड चाहिए होता है वो इंसुलिन के माध्यम से ही होता है। तो एक कहीं ना कहीं इसमें एक जो आपने बताया कि स्रोत दृष्टि के इसमें क्लियर कट सुन, तो क्योंकि जो है वेद का स्थान अपने स्थान में
अधोवाहिनी जाता है तो, और या तिर्यक जाता है या ऊर्ध्व जाता है तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेद डिपॉजिट हो रहा है, मतलब एक्सेस मेद का डिपोजिशन ही जो है इसमें एक वो भी कहाँ पे, अग्नि के स्थान पे, जहाँ पे पाचक पित्त का वो है, अग्नि का स्थान है, वहां पे कफ या मेद की डिपोजिशन शुरू हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अग्नि भी बंद कर रहा है, और अग्नि बंद कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहा है, श्रोतोवरोध भी कर रहा है, तो जो लीवर के एंजाइम से होते हैं वो प्रॉपर सिकेट होते ही नहीं है, और वो ही जो है उसमें जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें निकल के आता है। और इसके अलावा इसमें इसके साथ साथ में हाइपोथायराइड भी एक बहुत बढ़िया, क्योंकि कफ में दो दृष्टि के साथ में, और हाइपोपिट्यूटिनिज्म भी इसमें बहुत मिलता है, क्योंकि कई बार पेशेंट इस तरीके का आता है कि जिसमें अगर आप देखना शुरू करो तो अपार्ट फ्रॉम फैटी लीवर कई चीजें निकल के आती हैं। एक जो चरक चिकित्सा में एक श्लोक आया है, हृद नेत्र शाभ्रंशम हृद त्वक नखानम, हृद हृद नेत्र और हृद त्वचा नखा और नख, रक्त पीत शक्रन मूत्र, और रक्त भी पीत वर्ण का, और शक्रन मतलब मूत्र मल मूत्र भी, फेक वर्णो अतीन्द्रिय दहा विपाक दौबल सदनम अरुचि, दहा भी रहता है, विपाक भी रहता है, दुबलता रहती है, जैसे आपने फैटिक बताया अभी, भेग वर्णो अति हतेंद्रिय, मतलब वो मेढक के समान इसका वर्ण हो जाता है। दहा विपाक दौवल सदनम अरुचि कीर्तिता, दहा भी रहेगी, विपाक आप विपाक का खाना हजम नहीं होगा, दौबलता रहेगी सदन पूरे शरीर में, अरुचि भी रहेगी, और कर्षिता दुबला होता चला जाता है, तो वो बिल्कुल हाथ पैर इसके ढीले हो जाते हैं, वो पीला हो जाता है का। तो ये जो है सिम्टम ऐसे 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 पेशेंटों में मिलते हैं सर। ठीक है सर, मैं और फिर बताता हूँ सर, और हाँ, बाकी लोग बोलते हैं। अब आगे डॉक्टर आदित्य सर, कंचन मैम, आप बताइए कुछ। आदित्य सर बताइए। सर जी। सर एक्चुअली हमें कॉज नहीं मालूम क्या है, हाँ, और हैरिसन ने लेकिन भी लिखा है, एग्जैक्टली डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई सम पीपल एक्यूमुलेट फैट इन द लीवर। ये हैरिसन ने खुद बोला है ये चीज, कि नहीं मालूम और क्या होता है। जी। इसमें सर लेकिन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, क्योंकि कोई दवा इफेक्टिव नहीं है तो दवा के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जी। जैसे एक दवा आजकल जो थोड़ा काम करती है, फैटी लिवर ठीक कर देती है, वो है सारोग्लिटाजार। ये महंगी है काफी अभी। जी। और विटामिन ई का सप्लीमेंट देते हैं। इसके बाद फिर जो लिवर के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, हेपा मर्स के शैशेट आते हैं। इसमें बेसिकली अमीनो एसिड और छोटे छोटे कंपाउंड हैं, जो दो तीन चार कंपाउंड हैं, क्योंकि एक अकेला काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए दो तीन कंपाउंड करके मिला। हेपा मर्स के शैशेट आते हैं, हेप श्योर आता है, ग्लूटा बेस्ट, इसमें ग्लूटाथियोन रहती है ग्लूटा बेस्ट के नाम से, एक सिलबियोन की सिरप आती है, इस तरीके से न्यू सैम, यूडी लिव, ली 52, ये तो आयुर्वेद है, ली 52, यूडी लिव, सॉर्बिलिन। तो ये बेसिकली सर कंपनियों के नाम हैं, और इसमें विटामिन, अमीनो एसिड्स और ली 52 टाइप के जो मेडिसिन के जो कॉम्बिनेशन है वो सब मिला के बनाए। अमीलोराइड, मैक्सिलिव, विटामिन के देते हैं। लेकिन ऐसा जो सबसे इफेक्टिव ड्रग है वो सारोग्लिटाजार पाया गया है। पायोग्लिटाजोन करके एक ड्रग है जो डायबिटीज में काम होता था, उसका स्टीओटोसिस में, फैट डिपोजिशन में, पेरोक्सिसोम हमारे सेल्स के अंदर रहते हैं, उस पर काम करता है। तो उसके वो आगे रिसर्च करके सारोग्लिटाजार बनाया है ड्रग। तो ये थोड़ा काम करता है सर। और इसके अलावा जो कोमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया और हार्ट डिजीज, ये सारी चीजों पे फोकस करना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों का इलाज करते हैं, लेकिन कॉज नहीं मालूम सर। जी सर। जी। ठीक है, इस पे कोई और कुछ बोलना चाहता है क्या इस जी टॉपिक सर। पे? हाँ। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो लीवर है वो अग्नि का स्थान है, जो हमारा शरीर का मध्य भाग है। तो इसका मेरे को सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है, विरुद्धाशन। जो विरुद्धाशन होता है वो विष बनता है, और जो लीवर का जो काम रहता है वो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जैसे कोई शराब पीता है। और जी, लेकिन इसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जी। पापड़ खा लिए या चाय के साथ नमकीन चीजें खा ली।
जी सर, जी सर। जैसे किसी ने चाय के साथ में पापड़ खाया, चाय के साथ में बिस्कुट खा लिए, तो बिस्कुट में नमक रहता है और उसके साथ वो चाय पी रहा है, तो वो अन्न विष बन गया। अब ये अन्न विष लीवर में जाएगा और तो लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करेगा और लगातार डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सिफाई कर करके उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, तो वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। यदि विरुद्धाशन नहीं करेंगे और एक हम सामान्य खाना खाएंगे तो फैटी लीवर नहीं होगा सर। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, आप लोग और कुछ बोलिए, मैं पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ फिर मैं बोलूंगा, सर सोचिए। जैसे हरड़ यूज करते हैं, या गंधर्व हरड़ और हरड़ में क्या अंतर रहता है सर, इस चीज में जो यूज गंधम करते की हैं? मतलब एरंड तेल का भावना दिया हुआ, हरितकी में भावना देके उसकी गोली अच्छा बनाते अच्छा। पाउडर। अच्छा अच्छा। जी सर जी ठीक है, अभी हम और इस पे बात करते हैं, फिर आप चिकित्सा पे आइए। इसका कारण ऐसा पता चला है कि जिनको ओबेसिटी रहता है, मोटापा रहता है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो वो शुगर पूरा नहीं ले पाते हैं। तो ये एक कारण होता है। शरीर में अगर बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, तो ये प्री डायबिटीज में जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज वाले जाते हैं। या बॉडी में ऐसा चीज खाया जा रहा है जो तेल वाला चीज है, जो फैट्स बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी ये बना देता है। उसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि फैट्स जमा हो रहा है, और फैट्स जो है ये टॉक्सिन है लीवर के सेल्स के लिए। उसके वजह से लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, ये जो आप लोगों को दिख भी रहा है, स्टेटोइसिस और स्टेटोहेपेटाइटिस ऐसे होने लगता है, और फिर आगे जाके फाइब्रोसिस सेरोसिस ऐसे होने लगता है। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर लीवर में फैट जमा हो रहा है तो उसके वजह से ये हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं लीवर कर पा रहा है, तो फैट डिपोजिशन होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होंगे बहुत सारे, ओबेसिटी होगा। फिर लेडीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस होगा, स्लीप एप्निया, फिर उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर पिट्यूटैरिज्म। फिर ये है ये जो नॉन नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है, वो बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है, जिनको डायबिटीज होता है उनको होता है। और जो फैट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है इसमें। फिर उसके बाद में फैटी लिवर डिजीज, सिंपल फैटी लिवर डिजीज और स्टेटोहेपेटाइटिस, इसको हम टेस्ट करके ही पता चल सकता है। बाद में तो ये फेब्रोसिस सेरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें हमें अगर सेरोसिस में या तो एसाइटिस होता है, इसोफेजल वराइसिस होने लगता है, रप्चर होता है इसोफेगस में, रप्चर होगा, ब्लीडिंग होगा, या पोर्टल वेन का जो है वराइसिस वो देखेगा। पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगा क्योंकि स्त्रोतरोध हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर कंफ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस होगा, फिर हिपेटिक एनसेफेलोपैथी ऐसे होने लगता है। और फिर लीवर कैंसर भी हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर पूरा फंक्शन करना बंद कर देगा, ऐसा हो सकता है। और ये सिरोसिस होने में तो 20% जो भी है नॉन फैट अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज सब सिरोसिस में ही जाते हैं। तो इसका चिकित्सा यही है कि हेल्दी डाइट करना चाहिए। हरिसन में लिखा हुआ है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, और धान्य ग्रेन्स खाएं, और हेल्दी फैट्स खाएं। और इसमें बोला है कि वेट कम करना सबसे जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और इसका जो डायग्नोसिस है ऐसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम सीबीसी कराते हैं, लीवर एंजाइम टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, एलएफटी रहता है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी ये सब करते हैं, सीलिएक डिजीज स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, HbA1c देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल देखते हैं। उसके साथ में हम सीटी स्कैन करते हैं, ज्यादातर सीटी स्कैन में पता चल जाता है, या यूएसजी में पता चल जाता है, प्लेन अल्ट्रासाउंड करने से पता चलता है कि फैटी लिवर है। उसके बाद में एक होता है ट्रांजिएंट इलेस्टोग्राफी, उसमें स्टिफनेस कितना है लीवर का वो पता चलता है, उसमें फाइब्रोसिस और स्केरिंग हो रहा है क्या वो पता चलता है। फिर इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी करते हैं, उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस को भेजते हैं, वेव्स को भेजते हैं, और उसमें हमें लीवर फाइब्रोसिस कितना हुआ है वो पता चलता है। फिर उसके बाद में लीवर बायोप्सी करके भी पता चलता है, अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें पता चलता है, उसमें कुछ नीडल इंसर्ट करके लीवर के सेल्स निकाल के और फिर चेक किया जाता है। ठीक है, अब चिकित्सा पे आते हैं। मैंने लक्षण बता दिया, टेस्ट बता दिया, सिम्टम्स बता दिया। अभी कंचन मैम से थोड़ा सुनेंगे, फिर हम चिकित्सा पे आएंगे। कंचन मैम आप थोड़ा बताएंगी, आप कैसे देखते हैं लीवर वाले डिजीज में, फैटी लीवर में?
जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और आप जब से पढ़ा रहे हो तब से तो मैं इसको मेद का मतलब स्वस्थान से निकल के विमार्गमन, जैसे बोलेंगे हम रक्तवत स्रोतस में विमार्गमन, ऐसे ही सोच के मैं ट्रीट कर रही हूँ आजकल इसको। और बहुत अच्छे से पेशेंट को रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट आते हैं सर, ये अल्कोहल वाले भी आते हैं और बिना अल्कोहल वाले भी। और सबसे पहले यही हमें बोलते हैं कि मैम मैं तो अल्कोहल भी नहीं ले रहा हूँ फिर भी मुझे ये हो गया। पर वो ये नहीं बताते कि हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, कैसा मतलब उनका हमारा दिनचर्या है, या फिर कैसा हमारा विहार है, ये कुछ नहीं बताते। फिर हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें इसमें सब चीजें निकल के आती है कि उनका खाना पीना, जैसे कि बहुत ज्यादा चिपचिपा ऑयली, जैसे आजकल पिज्जा बर्गर का बहुत ज्यादा फ्राइड है। एक केक लाया तो पूरा एक केक 3 लोग खा लेते हैं घर में। मतलब इतना जो मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाने का शौक रखते हैं आजकल, जैसे तली हुई चीजें खाने का शौक रखते हैं। और पहले जैसे कि हमारे दिवाली वगैरह इसी टाइम पे चकली या फिर सेव चूड़ा बनता था, अभी तो पूरे सालों हमारे घर में रहता ही है। तो वो खाने की आदत लगा के रखे हैं। आजकल बेकरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा चलन है। तो ये सब चीजों में से एक तो, और खाने का समय नहीं है, कभी भी खाना खा रहे हैं, भूख नहीं तो भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी समोसा आ रहा है तो समोसा भी खा रहे हैं। मतलब ये लाइफस्टाइल होने की वजह से ऐसे जरूरी नहीं है कि अल्कोहल पी रहे हैं उनमें ही ये प्रॉब्लम दिखे। हमें ये प्रॉब्लम हर किसी में भी दिख सकता है, क्योंकि पूरा दिनचर्या गड़बड़ है। तो हमें मिलते हैं सर ऐसे पेशेंट, और बहुत अच्छे से हम ट्रीट करते हैं। आप उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप बताएंगे, क्योंकि मैं इसमें आरोग्यवर्धिनी, और अब जब से आपको सुन रहे तो मेदोपाचक वगैरह भी मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं रक्तपाचक भी ऐड करती हूँ। आरोग्यवर्धिनी से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इसमें मेरे पास बहुत सारे काढ़े भी है, जैसे सर्वकल्पकवात है, लिवामृतवटी है, लिवोग्रेट है। तो ये भी हम चलाते हैं। और पेशेंट में बहुत बार जैसे SGOT SGPT का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और आपने इसके लिए बताया भी था लास्ट टाइम कि जैसे आरोग्यवर्धिनी तुलसी स्वरस के साथ अगर दे तो सच में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं सर। जी सर। और आप क्या बात कर रही हैं, लोग खाएंगे पिएंगे नहीं क्या, पिज्जा नहीं खाएंगे क्या? फिर आप तो सर बोलते हैं खाने ये मत पिए खाओ ना, वो मत खाओ। फिर क्यों जिएंगे, क्यों जी क्यों रहे? आप तो बोलते हैं ये मत खाओ, नहीं खाने आप खाओ ही पीने मत। जी, क्या बात कर नहीं रही है नहीं मैम? लोग खाना पीना छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसे जीने डरा के डरा लिए के। खाना होता है, खाने के लिए नहीं जीते हैं, बस उतना उनको समझ में आ जाए। जी जी सर। हाँ ठीक है। मैं आपको ऐसे पेशेंट बन के पूछ रहा था, पेशेंट ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ ठीक। सर, बिल्कुल ऐसे ही पूछते हैं। और पूछते हैं कि आपने तो लिस्ट बता दिया खाना नहीं खा, क्या क्या खाने का, अभी खाना खाने का लिस्ट बता दो। तो मैंने तो आजकल स्टार्ट कर दिया, क्या खाना है वो पहले बताती हूँ, क्या नहीं खाना है वो बाद में बताती हूँ। जी ठीक है। और इस पे कोई बोलना चाहते हैं? वीना मैम, मनीषा मैम, कुछ बोलिए आप लोग, कुछ बोलिए। मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? पल्लवी मैम, गंगवार सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? आप लोग कुछ बोले नहीं तो मैं बताऊंगा अब चिकित्सा। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती हैं इस पे? सीमा शर्मा मैम? सर आते हैं, सर पेशेंट तो हाँ, आते हैं और चिकित्सा का भी यही क्रम है। लेकिन यही है कि जो हमारे परहेज हैं उसके लिए लोगों को ज्यादा पीड़ा होती है कि खाएंगे क्या। हम बार बार बताने के बाद भी रिपीट करते हैं सर। सर कंटिन्यू करिए प्लीज आगे। और मैं फिर बताता हूँ, फिर आपको आइडिया आएगा कि क्या बात जी करना है। जी ठीक है। हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो हमारा आयुर्वेद इसी पे है कि हम काय चिकित्सा करते हैं। काय मतलब अग्नि, शरीर के जठराग्नि पे काम करते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा है दीपन, अग्नि को प्रदीप्त करना है। दूसरा है पाचन, आम का पचन करना है, स्त्रोतोरोध को दूर करना है। फिर है फैट्स बढ़ा हुआ है। फैट्स कैसा होता है? स्निग्ध होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रुक्षण चिकित्सा करते हैं। फिर यहाँ पे मेद बढ़ा हुआ है तो हम लोग मेदोहर औषधियां देते हैं। फिर हम लोग और क्या देते हैं, क्योंकि स्त्रोतोरोध है यहाँ पे तो स्त्रोतोशोधन औषधियां देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे विरेचन देते हैं, क्योंकि यकृत और प्लीहा रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान है, और रक्त की और पित्त की चिकित्सा क्या है? विरेचन। हम लोग रुक्ष विरेचन देते हैं। रुक्ष विरेचन मतलब ऐसे द्रव्य जो रुक्ष हैं, स्निग्ध विरेचन नहीं, रुक्ष विरेचन। और फिर बाद में सब स्त्रोतस शुद्ध हो जाता है, मेद निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो बाद में यकृत के सेल्स जो डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करने के लिए रसायन दवाइयां दिया जाता है। ये हमारा चिकित्सा का सिद्धांत है। और फैटी लिवर के जब पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, तो हम लोग तिक्तरस रुक्ष विरेचन औषधियां देते हैं।
तो तिक्त रस में कौन कौन से काढ़े वड़े होते हैं आप लोग को मालूम है? तो पटोल मुलादि कषायम, या पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम, निम्न वत्सकादि कषायम। ये अवस्था के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, और कोष्ठ के हिसाब से कि अगर बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठी है तो कटु रोहिण्यादि, पटोल कटु रोहिण्यादि। अगर मध्य कोष्ठ है तो पटोल मूलादि या निम्न वत्सकादि, ये हम लोग देते हैं। फिर शमन औषधियां देते हैं हम लोग शोधन होने के बाद, जैसे गुड़ुच्च आदि, गुड़ुच्चामृत, या फिर हम लोग जो यकृत प्लीहा रोगाधिकार में बताया है गुड़ुच्चामृत करके, बहुत सारे काढ़े बताए हैं भेषज रत्नावली में। इसी तरह से पंच तिक्त कषायम, तिक्त कषायम। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पित्त के उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है, पित्त इम्बैलेंस है, तो हम लोग मधुर रस के भी कषाय देते हैं कषाय फॉर्म में, जैसे द्राक्षादि कषाय, मृद्विकादि जो मनुका से बनाए मृद्विकादि कषाय देते हैं। गुटिकाओं में तो बहुत सारी दवाइयां हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं, चंद्र प्रभा वटी, शिवा गुलिका, लीफ 52 देते हैं, हिंगू वचादि गुलिका देते हैं, षडधरन गुलिका देते हैं या षडधरन चूर्ण। और जितने भी आसवरिष्ठ हैं सब इसमें उपयोगी हैं, सभी तरह के आसवरिष्ठ इसमें देना चाहिए। उसी तरह से हम लोग अवलेह और रसायन देते हैं बाद में, जब यह शोधन वोधन हो जाता है तो द्राक्षादि रसायन या द्राक्षालेहम देते हैं, कैदर्यादि कषाय देते हैं, तक्र देते हैं। तक्र पान सबसे श्रेष्ठ है, इसमें अग्नि को प्रदीप्त करता है और रुक्ष भी रहता है, ठीक है। उसके बाद में कटु रोहिणी मतलब कुटकी देते हैं, भूनिम्ब, शरपुंखा, तामलकी, पिपली, त्रिपला, ये बहुत अच्छा काम करता है। और दवाइयां हैं जैसे वासागुड़ इत्यादि, कैदर्यादि कषायम, उसके बाद में कलस्कादि कषायम, पंचतिक्त कषायम। चूर्ण में त्रिविध चूर्ण देते हैं, रुक्ष विरेचन देना इसलिए त्रिविध चूर्ण, कैदर्य चूर्ण, कटु रोहिणी चूर्ण मतलब कुटकी का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण देते हैं। इसमें लीवर पे काम करना है तो गुड़ पिप्पली रसायन, गुड़ और पिप्पली रसायन आधा आधा चम्मच सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, या पिप्पली रसायन लेहम देते हैं। और यकृत की दृष्टि है तो वो निगम सर बताते हैं कि लीवर लेना है कोई एनिमल का, और लीवर को लेके सुखा देना है, पिप्पली के साथ पुटपाक करना है, और वो वर्धमान मात्रा में देते जाना है। तो लीवर अगर सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है तो वो लीवर ही दे दिया पिप्पली के साथ में बनाया हुआ, या लीवर को पूरा सुखा के ड्राई करके कूट के और फिर पिपली के साथ मिक्स करके वर्धमान मात्रा में दे। ऐसा अलग अलग मेथड है, पुटपाक करके दे या कच्चा दे, वो भी दोनों चलता है। और आरोग्यवर्धिनी वटी दें। और हमें ऐसा दवाई देना है कि जिस तरह से हम स्नेह व्यापत की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेद बढ़ा हुआ है, स्नेह व्यापत की चिकित्सा जैसे कि हम लोग खल रहता है, तक्र के जैसे ही खल रहता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे यव देते हैं, यव जो है रुक्ष रहता है। फिर हम लोग श्यामा करके एक धान्य होता है वो देते हैं, कोद्रव देते हैं, शहद देते हैं जो मेद पे काम कर रहा है, पिपली देते हैं, त्रिफला देते हैं, गुगलू देते हैं। और इसमें मेदोपाचक, और कभी कभी यहाँ स्त्रोतोरोध है, हमारा दवाई वहां लीवर तक जाके मेद का पाचन करे, है ना। तो हम क्या देंगे, तो रूट कैसा होना चाहिए जो स्नेह युक्त हो। तो इसमें हम महातिक्तघृत, गुग्गुल तिक्तघृत मतलब तिक्त रस घी के फॉर्म में जाएगा, लीवर में ही जाएगा, और लीवर में वो स्नेह के रूप में जाएगा, उसको इजीली जाने को इजी होगा, और वहां जाके वो पाचन करेगा। तो पंच तिक्तघृत, महातिक्तघृत, पंच निम्ब घृत, ये सब बहुत सारे द्रव्य हैं जो फैटी लीवर में पाचन करते हैं, है ना। उसी तरह से रुक्षण चिकित्सा और करना है तो हम लोग क्या देते हैं, मेदोपाचक, नवगुगुल, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, जो लेखन भी करे पाचन भी करे। और आप लोग बताइए, फिर मैं और बताता हूँ। यकृत प्लिहारी लौह देते हैं, परपट्टी कल्प देते हैं, कुछ बताइए आप लोग। भृंगराज का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, पिपली शरपुंखा चूर्ण देते हैं, नारायण चूर्ण देते हैं, सुदर्शन चूर्ण देते हैं, हरित्यादि चूर्ण देते हैं, पारिभद्र पंचांग का चूर्ण देते हैं। फिर पंच अमृता कषायम, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, गुरुच्यादि कषायम देते हैं, कुमारी का स्वरस देते हैं। फिर और धात्री लोहम देते हैं, और दशमूल हरितकी देते हैं, शरपुंखा बिल्वादी लेहम देते हैं। फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म अच्छा काम करता है, क्षार का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। क्षार जो है ये सज्जी क्षार, यवक क्षार लेखन कार्य करने के लिए, या ताम्र भस्म के कल्प, ताम्र बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा नौशिया करता है, बहुत कम मात्रा में ताम्र देते हैं। फिर आम्ल की
फिर उसके बाद में भृंगराज शरपुंखा, ये बता दिया मैंने। अब आप लोग बताइए। प्रशांत भट्ट जी, आपने पेशेंट देखे हैं फैटी लीवर के? हेलो जी हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। आपने देखे हैं पेशेंट फैटी लीवर के? हाँ, हाँ सर, आते हैं ना, फैटी लिवर तो बहुत कॉमन है सर। तो इसमें सर सबसे बढ़िया है सर आरोग्यवर्धिनी बट्टी अपन यूज करें यहाँ पे। यहाँ पे पुनर्नवा की योग अपना पुनर्नवा, पुनर्नवासव, कुमारी आसव, दाक्षासव, आपका मेदोपाचक, आपका प्रवाल पंचामृत अमृत यहाँ पे यूज करें अपन। तो इनसे सब ठीक हो जाता है। अगर 3 महीने 6 महीने लगते हैं, ठीक हो जाता है। जी सर। सर थैंक यू सर। हाँ जी। सर एक डाउट था सर, अगर फैटी लिवर में पान दे सकते हैं क्या, पान का पत्ता, तंबुल? हाँ, लेकिन क्यों, क्या पर्पज? नहीं सर, बेसिकली मेरा ये पर्पस ये था कि जैसे अगर इस तंबूल पत्ते या भृंगराज का पत्ता लेके तंबूल के पत्ते के साथ उसमें कुछ ऐसी ऐसी छोटे छोटे गोटे मसाले, जो जैसे गुडुची मिला दिया, हाँ, और सही है वो। जैसे उसमें जैसे गुडुची के साथ जो जो खा भी सके और बीच के रहे सर, इस तरीके से, जैसे यवक्षार मिला दिया थोड़ा, जी आमलकी मिला दिया, तिव्रित मिला दिया। तो जी। सर, सर इसके अलावा सर जैसे कुटकी मिला दिया आप थोड़ा कैसे सा। भी दीजिए युक्ति पर, वो तांबुल पत्र के साथ दे सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, दे सकते हैं। जी सर, तो सर ये सब मैंने क्या है, कुटकी कभी सेंधा सब खाया नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा से भूंज के कुटकी मिला दिया ज्यादा तो खाने चल से जाएगा। लूज मोशन होता है सर। वो ठीक है, जी हमें सर, जी सर, विरेचन तो करना ही है, लेकिन होता है उससे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और न इसमें हम लोग क्या देते, अगर वेराइसिस है तो वहां पे ताप्यादि लो, रक्त वाहिनियों को ताकत देना है तो ताप्यादि लो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस देते हैं। और हम लोग पुनर्नवादि कषायम देते हैं अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो। त्रायंत्यादि कषायम बताएं। और इसमें पुनर्नवा मंडूर सबसे अच्छा दवाई बताएं अगर हमें रुक्षण करना है तो। फिर हपुषा चूर्ण है, बासा स्वरस है। फिर उसके बाद में काकमाची का स्वरस बहुत अच्छा काम करता है। ताम्बलकी का स्वरस। फिर दुग्धवटी, शंखवटी, लशुनादिवटी, जैसा दीपन पाचन चाहिए हमें। या फिर अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण। हमें दीपन और पाचन करते जाना है, वैसे करते जाना है। सर, और जी, चरक बोल सकती हूँ सर? जरूर मैम, बोलिए मैम। हाँ, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 16 में हल्दी, कुटकी, हरिद्रा, अम, हरडा, बेहड़ा, आमलकी, काढ़े चिराई, दारू हल्दी और गुलवेल, अमृता, ये काढ़ा समभाग लेके, सब दवाइयाँ समभाग लेके उसका काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है सर। जी, ये आप रेफरेंस ग्रुप में लिख देंगी मैम? हाँ हाँ ये रेफरेंस का फोटो निकाल के या रेफरेंस नंबर लिख देंगी? सब हाँ, लोग मैं बात यूज करेंगे। करती हूँ, हाँ करती हूँ जी ग्रुप में ना। ओके। हाँ। और न गारंटी से आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावती देंगे ना, तो फैटी लिवर नॉर्मल हो जाता है। ये रिस्क फैक्टर होता है आगे फाइब्रोसिस, सेरोसिस की तरफ, बाद में कार्सिनोमा भी हो सकता है ना। ये होने के सर, चांसेस होते हैं। हाँ बोलिए सर। सर बिना रसौषधि के फैटी लिवर नॉर्मल कर सकते हैं क्या सर? हाँ, क्यों नहीं सर, कुटकी है, बासा है, नीम है, पटोल है, गुडुची है। कितने सारे तिक्त वाले द्रव्य तो हैं, पूरा दुनिया तिक्त रसात्मक द्रव्य है कितने सारे। जी मैं सर, जी सर, थोड़े ही बोल रहा हूँ, आरगवत कषाय दें वो भी ठीक कर देता है। इसलिए मैंने जी सर, जी सर, पटोल कटूर इत्यादि, पटोल मुलादी, यही सब मैंने बोला। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और लेकिन आप रसकल्प देंगे तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपको डरने वाली बात है, क्योंकि आपको डराया जाता है। हम लोग नहीं जी डरते। सर, जी। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। डॉक्टर नेहा जी बोलिए मैम। सर मेरे पास एक मेल पेशेंट आए थे, 32 ईयर ओल्ड थे। तो सर उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थी। तो सर मैंने उनको फलत्रिक आदि कषाय, फलत्रिक आदि क्वाथ होता है, आरोग्यवर्धिनी वटी के अनुपान में दिया था। सर उनको बहुत अच्छा रहा, उन्होंने 3 महीने तक लगातार लिया। फिर उनकी जो एपेटाइट और बहुत ओवर अधिक गैस बनना, ऐसे सब प्रॉब्लम्स थी, उसमें उनको बहुत रिलीफ मिला। और उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव हुआ। ये एक तरह का विरेचन का भी काम करता था, आरोग्यवर्धनी भी, क्योंकि उसमें कुटकी मेन कंटेंट है, ताम्र, कुटकी, ये सब कुछ है। और सर ये फल्त्रिक आदि को आज भी विरेचन कराता है, तो अच्छा था सर यकृत की एक्सपीरियंस। शुद्धि कराता है फलत्रिक आदि, बहुत अच्छा बताया आपने। ये मेरे से रह गया था बताना। जी। और ना इस टॉपिक पे
कंचन मैम का हम सुनना चाहते हैं। मैम पतंजलि के सारे काढ़े ओढ़े जो आपको आता है सब बता दीजिए। कंचन मैम अगर सुन पा रही हैं तो हाँ, जो आता है सब बता दीजिए, सारा निकाल दीजिए आज। जी सर, हम इसमें ना सर्वकल्प क्वाथ और यहाँ पे हमको कभी कभी कायाकल्प क्वाथ ऐड करने की भी जरूरत पड़ती है, तो कायाकल्प भी ऐड कर देती हूँ। आरोग्यवर्धिनी तो मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे लिवोग्रीट, लिवामृत, जैसे पहले उदरामृत वटी भी आती थी, वो भी ऐड करते हैं। और जो भस्म जो है तो उसमें स्वर्णमक्षिक भस्म, कासिस भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, ये भी ऐड करते हैं। कामदूधा ऐड करते हैं हम बहुत बार। और जो शोनाक क्वाथ, जिसे टोतला क्वाथ भी बोलते हैं, तो उसे भी देते हैं सर। और जैसे गिलोय क्वाथ भी हम बहुत बार ऐड कर सकते हैं। बस पेशेंट को देखने के बाद जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से हमें मेडिसिन यहाँ पे कम ज्यादा ऐड करना पड़ सकता है। जी सर। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। इस पे अंजना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? अंजना मैम का तो इतना एक्सपीरियंस है। आपके पास फैटी लीवर के पेशेंट आती है मैम। अंजना मैम कुछ बताना चाहें तो बता सकती हैं आप। नमस्कार सर। जी मैम बताइए जी मैम। सर। सर बहुत अच्छा बताया आपने। और जनरली हम लोग भी सर के जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, हमको लगता है 50-60% जो हमारी लड़कियां स्पेशली आती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की तरह से उनका खाना पीना और उनका सोना रहना, पढ़ाई करना सब डिस्टर्ब रहता है। तो जनरली ऐसे केसेस में हमको सबसे पहले तो जैसे आपने बताया है, शुरू से ही हम जब जो मेन हेतु होता है उस पर ध्यान देते हैं, और उनकी डाइट पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। और सबसे पहले मैं वही बताती हूँ कि उनको जो पानी पीना है वो सौंफ धनिया का पानी या फिर शहडक पानी, इस तरह से पहले पानी को संस्कारित करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद अगर आपके पास फैटी लीवर के पेशेंट आ गए तो वो कहीं ना कहीं फिर इन्फेक्शन के चांसेस भी उसमें बढ़ते हैं। और हमें क्या करना है कि आम का पाचन करना है, तो हमें सौंफ धनिया का जल या फिर शहडक पानी का जल बहुत अच्छे से फायदा करेगा यहाँ पेशेंट को। और उसका डाइट शेड्यूल के हिसाब से हम जैसे हल्का सा विरेचन, जैसे मैंने विरेचन पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि हम पंचकर्म का विरेचन नहीं करा पाते हैं। पेशेंट थोड़ा सा, जैसे लड़कियां आती हैं, कभी एग्जाम है, कॉलेज जाना है, कई चीजें इस तरह की रहती है, तो मैं उन्हें विरेचन जरूर कराती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आरग बहुत पसंद करती हूँ देना, कभी कभी मैं निशोत भी देती हूँ, या फिर अकॉर्डिंगली दाढ़ी मास्टक है, कभी कभी उसमें पंचकोल वगैरह भी ऐड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गति के हिसाब से। और साथ में फिर मैं यहाँ पंचतिक घृत हल्का सा ऐड करती हूँ, या पंचगव्य घृत किसी पेशेंट होती है, और द्राक्षासव है। या फिर हमारे पास जो है एक एक मैंने और नया काम किया है इस बीच में। हमारे जो चरक संहिता में हम जो पहला अभियामल के अध्याय जो पढ़ते हैं, रसायन अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्णन आया है हरित इत्यादि क्वाथ का। उसमें हम हरित की विविध की आवृत्ति के साथ में हमारे पास जो ड्रग है उसमें बच्चा है, पिपली है, बिडंग है, हरिद्रा है, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना के काष्ठ औषधियों का, और उसका हम क्वाथ बनाते हैं और उसका अनुपान दे देते हैं। जिससे क्या है, वो एक बहुत अच्छे से शोधन भी करता है और विरेचन भी करता है। स्पेशली कहीं ना कहीं उसमें हम पश्चिम घृत को ऐड करते हैं, चाहे हम चूर्ण के साथ देते हैं या फिर हम क्वाथ में उसको ऐड करके, या उसके कहते हैं कि आप घृत खा ले लो चम्मच से, उसके बाद आप ये काढ़ा पियो। और उसके बाद जैसे अभी मैडम बता रही थी, फलत्रिकादि घनबटी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाती है इधर यूपी में, या फिर फलत्रिकादि क्वाथ भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। आरोग्यवर्धिनी सबसे बेस्ट दवा है, लेकिन कभी कभी हमें आरोग्यवर्धिनी के साथ सूत शेखर को भी ऐड करना पड़ जाता है प्रकृति के आधार पर। और उसके बाद मेरा जो फेवरेट है, मैं अक्सर आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, कालमेघ, भूमि अमल की, कुटकी, इस तरह की जो मेडिसिन है ये बहुत जरूरी होती है यहाँ पे हमें एड ऑन करने के लिए। और बिना कालमेघ, कुटकी और इसके भूमि अमलकी के हमें लगता है लीवर डिसऑर्डर्स हमारे नहीं ठीक हो पाते हैं। और मेन काम हमें अग्नि पे करना होता है, इसलिए उसका डाइट शेड्यूल उसको बहुत अच्छे से समझाना होता है। और इस तरह से उसने क्या, ऐसा अगर उसको दुग्धपान भी करना है या तक्रपान, में इसमें बहुत ध्यान देती हूँ कि तक्रपान अगर पेशेंट करता है तो उसको इसका फायदा मिलता है। लेकिन तक्रपान में भी वही वाला तक्रपान करते हैं जिसमें कहीं कम से कम उसका पूरा का पूरा घृत निकाल लिया रहता है, और उसको फिर जीरे की छौंक लगा के, और भोजन के बाद वो पानी की जगह थोड़ा तक्र अगर लेता है तो उससे उसको बहुत रिलैक्स हो जाता है पेशेंट। तो इस तरह से एक मैम पूरा शेड्यूल बनाते हैं। जी सर। मैम कालमेघ और काकामाची सेम रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं। सर, काकमाची अलग है सर। जी सर। जी
जी, बहुत अच्छा बताया अंजना मैम ने। अंजना मैम का इतना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। और प्रीति मैम कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? सीमा मैम, गंगवार सर, आरती मैम। आरती मैम के फॉर्मूले बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हेलो। आरती मैम, हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार। बधाई हो मैम, आपको काय थैंक यू। चिकित्सा में एमडी में एडमिशन मिल गया। बहुत थैंक दिल यू से खुशी हो रही है मैम। थैंक यू सर। सर इसमें सर मैंने एक रिसर्च पेपर ना इसमें प्रेजेंट किया था सर। इस पे 40 पेशेंट्स का सर, इसका अलग अलग स्टेजेस का सर ग्रेड, इसमें ग्रेडिंग का। तो सर इसमें मतलब हर कॉम्प्लिकेशन तक सर हम आयुर्वेद में इसको हम सर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। तो प्रोवाइडेड सर पेशेंट को हम आहार विहार का तो गाइडेंस देते ही हैं सर। इसमें सबसे अच्छा जो आपने अभी जो बहुत ही अच्छी चीज बताई सर, इसमें सबसे पहले हम स्त्रोतो शोधन पे काम करते हैं। तो उसके लिए जो तिक्त रस रहता है वो बेस्ट रहता है। तो हमें तिक्त रस को कैसे यूज करना है उसके लिए हमें मतलब अपना मतलब युक्ति पूर्वक हमें यूज करना चाहिए। तो सर इसमें जो सबसे बढ़िया जो काम करता है वो नृप्ति वल्लभ रस रहता है सर, बट प्रोवाइडेड आप खुद बनाइए। उसमें सर आंवला रस की वो रहती है, भावना रहती है। तो जो आमल की रहता है सर, उसमें जो न्यू सेल जनरेशन के लिए आमल की, पुनर्नवा, हरिद्रा, अ, ये काकमाची, और ये वाला जो बाबा रामदेव का क्वाथ आता है एक सर्वकल्प क्वाथ, उसमें शायद 3 चीजें रहती हैं। ये भूमि आम्ल की भी रहता है उसमें, और एक सर ये टोटला क्वाथ। तो ये सर ये सारे जो क्वाथ है सर इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उसके अलावा सर टाइम टू टाइम सर अरिष्ट है, जैसे आपने पंचतिक्त का बताया सर, इसमें पंचतिक का इसमें सर एक्सीलेंट रोल रहता है। और सर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस भी हैं सर हम आयुर्वेद से वो भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये मतलब जो ब्लीडिंग सर पेशेंट में होती है सर, उसमें हम सर शीशम के पत्ते हैं, चंद्रकला रस है, ये सब सर चीजें दे सकते हैं। बाकी सर इसमें एक ताप्यादि लोग का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। और सबसे अच्छा सर इसमें जो काम करता है सर, जैसे नृप्ति वल्लभ रस है सर, इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। पर उसमें ताम्रभस्म भी होती है, तो इसलिए थोड़ा डोज का सर उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, डोज और अनुपान सर। और सर मेन इसमें सर जैसे एलोपैथी में जितने भी लिवर के केसेस होते हैं आई थिंक उसमें प्रोटीन डाइट वो बढ़ा देते हैं। तो जैसे पेशेंट इसमें हमारे पास जो आते हैं आजकल सर, जैसे ट्रेंड है मोटापे के लिए, तो पेट भर भर के सैलेड खाते हैं। तो सर जो उनका कच्चा अनाज है सर, मेरे हिसाब से वो कच्चा अनाज बंद करके वेल बॉइल्ड खाना, जो मतलब जैसे हमारे कृष्णा या ये सब चीजें बताई जाती हैं सर, मांड पया सर, ये सब उनको फूड में थोड़ा उनको लाइट डाइट करना चाहिए, ताकि अग्नि उनकी बढ़े। जब सर उनकी अग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है, पेशेंट को भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो सर हम मतलब पॉजिटिव मतलब हो जाता है हमारा आउटकम। जी सर। जी, आरती मैम, ये नृप्ति वल्लभ रस का अनुपान आप क्या रखते हैं? सर मैं पेशेंट टू पेशेंट सर चेंज करते रहती हूँ, जैसे उनका क्या ग्रेड है, मतलब वो कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं जा रहा सर, उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि इसमें ताम्रभस्म रहता है, तो हम ताम्रभस्म की वजह से हम उस चीज में मतलब रहते हैं। और इसमें पारद गंधक का भी सहयोग रहता है, क्योंकि ये रस है। तो सर इसमें हम जैसे हम पुनर्नवा का क्वाथ दे सकते हैं, और सबसे इसमें सर सेफेस्ट रहता है गुडुची का क्वाथ सर। वो तिक्त भी है और पौष्टिक भी है, तो गुडुची और आमलकी का क्वाथ, क्योंकि इसकी जो भावना रहती है सर वो भी आमल की रस की रहती है। और इसमें सर हींग भी रहता है, इसमें रस में हींग भी रहता है, त्वक दालचीनी भी रहती है, मतलब सभी मसाले रहते हैं बेसिकली। कटु रस भी रहता है, तिक्त रस भी रहता है, और ये फायर को इग्नाइट करता है। जो हमारी जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है सर, पाचक अग्नि, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्रोत अवरोध हो गए, मतलब जो हमारे चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन सर वो अवरुद्ध हो रहे हैं, तो सर उनको इग्नाइट करना है हमने। तो इसलिए उसका जो अनुपान रहेगा वो तिक्त रस रहेगा, पर पौष्टिक, मतलब तिक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शरीर को सुखाए, मतलब साथ में पुष्टि भी करे शरीर की। तो तो उसमें मैम आमल जैसे की रस, आमला दे जैसे सकते हैं सर, जी मैम आमला जी दे मैम। सकते हैं सर उसमें। उसके अलावा सर हम प्रवाल पिष्टी यूज कर सकते हैं, मुक्ता पिष्टी, मतलब थोड़ा सौम्य और थोड़ा मतलब जैसे सर ने बताया रुक्ष विरेचन। तो विरेचन ऐसा भी नहीं, जैसे कुटकी दे सकते हैं हम, चिरायता भी दे सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि पेशेंट मतलब टुवर्ड शय जाए। जी, जला देता है वो, उष्ण रुक्ष कर देगा नहीं तो। हाँ मैम, मतलब। नृप्ति वल्लभ रस के साथ हम कोई पतंजलि का कोई क्वाथ दे सकते हैं क्या अनुपान में? जी सर बताया ना उसका आता मैम। है वो टोटला क्वाथ आता है, भूमि आम्ल एक है, सर्वकल्प क्वाथ है सर, उसमें बहुत अच्छा उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और आप लोग को अच्छा। मालूम होगा, नृपति वल्लभ रस मैंने पढ़ाया है एक बार, 2-3 साल पहले। तो अंजना मैम ने अपने सारे पेशेंट को दिया है, तो मैम के पास डेटा है 3-4 हजार पेशेंट का। अंजना मैम, आप बताइए नृपति वल्लभ रस का आपको क्या रिजल्ट आया, वो बताइए मैम। जी सर,
बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, मैडम ने एकदम सही कहा है, और मैं भी इसको बहुत यूज करती हूँ पेशेंट में। और नृपति वाला बस स्पेशली गृहिणी दृष्टि के लिए भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि यहाँ पे भी अग्नि पे कार्य करना रहता है, और जैसे मैडम ने बताया कि हमने ग्रेडिंग के साथ में इसको ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी गृहिणी दृष्टि के साथ साथ जो है ये लीवर की जो प्रॉब्लम आती है, कहीं हिपेटोमेगैली मिलती है, या फिर हम जैसे आज पढ़ रहे हैं कि लीवर का जो है ग्रेड 1 ग्रेड 2 की जो है ये हमें मिलती है डिजीज, तो इसमें हमें नृपति बल्लभ मैंने जो यूज किया, जब आपने मुझे पहले पढ़ाया, हमने जब आपका लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद मैंने उस पर स्टडी की, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, और सबसे अच्छी बात थी कि अवेलेबल हुआ, मुझे मिला वो आसपास, और मैंने कम से कम जो मेरी पीसीओएस की पेशेंट या प्यूबर्टी की पेशेंट आती थी, और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया था जो हमारे बीच के पेशेंट आते हैं जनरली, जो आफ्टर मैरिज आते हैं और उसको बच्चे वगैरह हो जाता है, उसके बाद वो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा फैटी हो जाते हैं, तो वो 30 से 45 के बीच में, तो मैंने 2 ग्रुप में बहुत अच्छा काम किया उस पेशेंट को, और मैं आज भी चलाती हूँ सर। आज भी वो मेरे पास वो पेशेंट हैं, और मुझे लगता है अगर एक ओपीडी में मैं बैठती हूँ, अगर मैंने 50-60 पेशेंट भी देखे, तो मेरे पास 15 पेशेंट का या 16 पेशेंट का डाटा आज भी रहता है। और नृपति बल्लभ रस का, जैसे सर ने कहा कि अनुपान तो अनुपान अकॉर्डिंगली होता है, कहीं कहीं हमें फल्त्रिकादि क्वाथ भी ऐड करना पड़ता है, तो कहीं कहीं हमें दशमूल क्वाथ भी देना पड़ता है, कहीं कहीं हम गिलोय से भी काम चला सकते हैं, और कहीं कहीं हम सौंफ और धनिया के पानी से भी चलाते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। और पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो उन लोगों को फिर इस तरह से बोला जाता है कि भाई आप इसके साथ भुनी मादी कॉथ ले लीजिएगा, वो पैक्ड कॉथ आते हैं सांडू वगैरह के, क्योंकि उनको स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है, उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो लेकिन इफिकेसी सर आपकी बहुत अच्छी मिलती है, और सिंपल एक छोटी सी गोली खा के भी अगर पेशेंट काढ़ा पी ले, और डाइट को थोड़ा मेंटेन कर ले, और पानी जैसे वैसे बताते हैं कि वो पानी के ऊपर मैं थोड़ा कंसंट्रेट इस समय ज्यादा करती हूँ पेशेंट को, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए। जी सर, नृपति हाँ वल्लभ एक बार फिर से इसमें पढ़ाइए। इसमें सर हम एक और चीज बहुत अच्छा इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे मैम ने भी बताया सर, इसमें भूनिम और पथ्यादि क्वाथ सर इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। जो हरितकी रहती है सर, मतलब वो स्त्रोतोशोधन तो करती ही है, और साथ में वो जो वात का अनुलोमन करती है, उससे पेशेंट में जो एक हमेशा जब भी फैटी लिवर, जब भी वो प्रोग्रेसिव स्टेज में जाता है, तो पेशेंट में हमेशा एक एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट करके आता है हमें पेशेंट। तो जैसे ही हम वो पथ्या शुरू करते हैं, उसको हरितकी कुटकी चिरायत है सर, उसको थोड़ा इस तरह हम मात्रा पेशेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं सर, तो उसको सर पेशेंट को मतलब इतनी सिंपल चीजों से भी सर 2-3 दिन में ही सर पेशेंट का मतलब काफी मतलब हमें पॉजिटिव की तरफ रिजल्ट मिलता है। स्पेशली सर भूनिम का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। जी बहुत अच्छा बताया आपने, भूनी मृत्यु बहुत अच्छा बताया। और जो और मैम ने बताया ना कि तिक्त रस भी होना चाहिए और पोषण भी होना चाहिए, क्षय नहीं करना है, पोषण करना है हर चीज को, हर सेल को। तो गुडुची जो बताया वो सही बताया मैम ने। भूमि आम्ल की भी पोषण करता है, आंवला भी पोषण करता है। जी। और सर, जैसे अगर आंवला यूज कर रहे हैं तो, या भूवी आंवला यूज करें, तो आंवला यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं, वो आप चूज करिए ना, आप क्या करना चाहते हैं, उसका पूरा डिटेल पढ़िए, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, सब पढ़िए और आप फिर सेलेक्ट करिए। जी सर। सर दोनों का आंवला अलग 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 काम है, भूमि आंवला अलग है, हाँ। दोनों अलग अलग हैं सर। जी। एक्चुअली सर पूछ रहे थे, आदित्य सर पूछ रहे थे अभी हमसे कि हम भूमि आमले का क्या यूज करते हैं सर, तो वो बहुत छोटा सा पौधा होता है, जनरली तटीय इलाके जैसे बनारस है या गंगा जी है, या जहाँ भी जल की मात्रा अधिक होती है, वहाँ छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं, तो उनका पंचांग ही यूज किया जाता है, पंचांग का कल्प बना दिया जाता है, या फिर उसका कल्प बनाने के बाद उसके आगे की जो कल्पनाएं होती है, चाहे वो काच कल्पना है या फिर वटी कल्पना है, घन कल्पना जो घन करके उसकी वटी बना दी जाती है, तो लेकिन उसका पंचांग ज्यादा यूज होता है। पंचांग मतलब उसके पूरा का पूरा पार्ट हम यूज करते हैं, जिसका लीफ भी लेते हैं, स्टेम भी लेते हैं, रूट भी लेते हैं, और उसका जो फ्रूट होता है उसको भी लेते जी मैम, थैंक यू। इसमें सर जो आंवला रहता है सर, उसका जो बेसिक फंक्शन रहता है वो सर एक मतलब जैसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में हम एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं सर, एक तो वो रसायन है, और साथ में सर वो ना पित्त का रेचन करता है। जैसे इसमें क्या इशू रहता है कि पेशेंट की अग्नि बढ़ जाती है, किसी किसी केस में बढ़ जाती है, किसी किसी केस में मंद हो जाती है, और वात का अनुलोमन नहीं होता, जिसकी वजह से मतलब जो इसोफेजियल सर जो ब्लीडिंग होती है, कभी कभी ब्लड भी वॉमिट आउट होता है सर। उस सारे केस में सर जो आंवला है वो क्या करेगा, धीरे धीरे हीलिंग भी कर
बढ़ता जाएगा, क्योंकि सर उसके करेक्टर है, उस पे बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं। उसका एक करेक्टर है कि वो रीजनरेशन भी करता है, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं कि फैटी लिवर ठीक करना है, आयुर्वेद में हम ये चाहते हैं कि रीजनरेशन भी साथ हो, और लिवर का रीजनरेशन भी हम साथ में करते हैं। तो उसके लिए पुनर्नवा और आंवला, पुनर्नवा का नाम ही है कि वो नई चीज बना रहा है। तो ये दोनों पैरेलल काम हमने करने हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी मैम, हाँ, थैंक यू मैम इस जी। पे अरविंद सर का हम सुन लेते हैं। डॉक्टर सक्सेना सर, कुछ कृपया बताइए। मैं तो बहुत हल्का सा देता हूँ सर। इसमें सबसे बढ़िया त्रिफला गुरुची अष्टांग हृदय का एक श्लोक बहुत बढ़िया है। इसमें त्रिफला गुरुचय व दारवा, दारवी मतलब दारुद्रा, निम्बस व रसम, निम्ब का रस, प्रातः प्रात मधु युतम। अगर सुबह सुबह त्रिफला का, गुरुची का, दारवी का, नींबू का ये रस जो है प्रात मत सुबह सुबह शहद मिला के, युतम कामला, कामलायती योचे, कामला पेशेंट में ये वंडरफुल और लीस्ट मेडिसिन इसमें रहती है। तो तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन। एक चीज मैं अभी मैम को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा। मैंने बोला था निपति बल्लभ रस, तो ये तो मैम स्तंभक का काम ज्यादा करता है, क्योंकि इसमें जायफल और मोथा अनुपान के के साथ में बदल रहता है। बदल के बता रही है ना मैम, अनुपान बदल। हाँ, तो इसमें ये कई जगह धान्य पंचक क्वाथ के साथ में दिया गया है। और आंव, ज्यादातर आंव वगैरह केसेस में मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो सबसे बढ़िया जो अभी जो इसका जो कॉम्बिनेशन जो निकल के आता है, जो कि आपका तिक्त रस के साथ में रूट पिरेशन करना है, फिर तिक्त का शमन करना है, और फिर मधुर रस पे। क्योंकि पहले आपको फैट को, जो मेद वाहिनी जो दुष्ट होती है, क्यों होती है, अव्यायाम दिवा स्वप्नन और मेदा नाम चाहती है। तो ज्यादातर पेशेंट जो फैट रिच या इस तरह की जात ज्यादा करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, और दिन में सोने का जितना ज्यादा रहता है, तो वो ही डिपोजिशन होता है। जो कि तब मेदबानी दुष्यंती होती है, तब वो मेद जो है डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो लीजिए, या कहीं भी उसमें लीवर पे कर लीजिए। और पाचक पित्त के स्थान पे हो रहा है तो वो वहीं पे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो शोधन का रहता है, वो ये पटोल पटोल आदि या पटोल मूल आदि के साथ में बादशाह गुड़ जाती है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। और क्या कहते हैं, इसमें कुटकी भूनिम और ये सरपुंग का एक कैप्सूल आता है, सैटोजन करके आता है। और एक मैम ने फल्त्रिकाती बताया था, वो भी बढ़िया है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको कैदर आदि, कैदर आदि, कलह सकर आदि, और पाठा करंजादी, मतलब ये उसका करी पत्ता का कॉम्बिनेशन है। ये करी पत्ता का कॉम्बिनेशन ये वंडरफुल काम करता है। क्योंकि मैं जो है फैटी लिवर को गृहिणी दृष्टि से लेके चलता हूँ, तो वो गृहिणी पे ज्यादा काम करता हूँ। तो वो जब गृहिणी अग्निमंद गृहिणी दृष्टि, और वो वहां से मेद का विमागरम गमनम, और वो वहां पे मेद का संचय अग्नि के स्थान पे। तो अग्नि मंद होना, एजीओटी, देखिए इसमें एक मैंने बताया था लीवर जैम बढ़ जाते हैं, जबकि इसमें एजीओटी एजीपीटी नहीं बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, कम रहता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो इसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़ता है, या वो जीजीटी वगैरह ज्यादा बढ़ता है। और जीजीटी भी मार्जिन रहता है। और वो जो भी सिरोसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है, या पोर्टल हाइपरटेंशन चला जाता है, या फाइब्रोसिस की तरफ या एसाइटिस की तरफ जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अग्नि को प्रदीप करने के लिए, हाँ, इसमें शिवा गुटिका है, हिंगू बचाती है, षड धारण का मैं इसको करता हूँ, क्योंकि मैं इसको जो शोधन पे के लिए अमाशय से शोधन अगर होगा तो अपने आप ही जो है आमाशयगत बात के लिए बताया ये षडधरण हाँ, चूर्ण संस्कृत वो में। बेस्ट रहता है सर। और द्राक्षादी लेह का ज्यादा इस्तेमाल मैं करता हूँ इसमें, क्योंकि लास्ट में, पहले नहीं, लास्ट में। और बाकी ये तो शोधन के लिए बताया ही है। बाकी सब में, बाकी यही सब मैं करता हूँ। हाँ, ये जो है इसमें मेनली जैसे आपका गुग्गुल, त्रिफला और पिपली और हनी का कॉम्बिनेशन, मतलब पिपली मैं जरूर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि पिपली का कॉम्बिनेशन हनी के साथ में करने से आपका मेद पे भी काम करता है, अग्नि प्रदीप भी करता है, और आकाश महाबुद्ध पे भी बहुत बढ़िया काम करता है, अभ्रक का भी रहता है सर। ओके सर। हाँ, इस पे मनीषा मैम का हम सुनना चाहेंगे। मनीषा मैम, आप कुछ बताइए।
जी जी सर, मैम। फैटी लिवर के तो अभी बहुत केसेस आते हैं क्योंकि आहार विहार की दृष्टि दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और सुखप्रद जो लाइफ स्टाइल हो गई है अभी, जितना हम डाइट ले रहे हैं उतना हम पूरा उसको बर्न नहीं कर पा रहे हैं। आराम आराम आराम, और जितना सुख चाहिए, उसकी वजह से ये केसेस बहुत अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले उनको आहार विहार की चिकित्सा के साथ में सर मैं तो बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करती हूँ। उन खान पान को पहले व्यवस्थित करके कौष्ण जल का पान कराना और सड़ंग पानी का जल लेना, और साथ में त्रिकटु के साथ में पंचकोल देती हूँ। उसमें थोड़ा सा तिक्त महातिक्त कम घृत थोड़ा सा 10-15 ड्रॉप डाल करके सुबह पान कराने को, और भूनिम्यादी क्वाथ कषाय ये बना करके ये दे देती हूँ साथ में सर। क्योंकि ये वायु और पित्त से संबंधित है, तो हमको पहले वायु को भी शमन करते हुए और उसके दीपन पाचन को सबसे ज्यादा ध्यान देते हुए, रेचन के लिए मैं कभी कभी अभिपत्ति कर का भी चूर्ण प्रयोग करती हूँ, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है पेशेंट को। अभिपत्ति कर चूर्ण उसको 1 चम्मच लेने के लिए, और ये लघु हरितकी को गुड़ के साथ बना करके देती हूँ कभी कभी, उसको शोधित करके एरंड में जो शोधित करके लघु हरितकी गुड़ के साथ उसमें सेवन करना। कभी कभी ये पेशेंट में बहुत ज्यादा प्रसुप्तता रहती है, कोष्ठबद्धता भी रहती है, तो कृमि का भी आता है, तो वाइबिडंग भी इसमें चलाती हूँ। योगराज गुग्गुल के साथ पुनर्नवा मुंडूर आरोग्यवर्धिनी और योगराज गुग्गुल, और इसके साथ में थोड़ा सा मैं कालमेघ को तो जरूर इसमें प्रयोग करती हूँ। कालमेघ और शंख भस्म को लेती हूँ खाने में। जैसे अभी हम वेदों में भी पढ़ रहे थे कि सूखी मूली का हम यूश और ये इसमें बना करके देना, थोड़ा अनार देना, कुल्थी का यूश देना, तो ये सब भी अब मैं इंक्लूड करने लगी हूँ। त्रिकटु को जरूर चलाती हूँ मैं, जिसमें जो दीपन पाचन कंटिन्यूसली बनता रहे, और हिंगू आदि को मैं प्रयोग करती हूँ। साथ में थोड़ा सा आसव वरिष्ठ में कुमारी आसव और पूर्णानव आसव का ज्यादा प्रयोग करती हूँ मैं साथ में। और सर खान पान के लिए यही डाइट के ही ज्यादा चार्ट पे मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि फिर पुनरावृत्ति भी होती है इसकी। बार बार ठीक हो गए, एक बार उन्होंने यूएसजी ला के दे दिया और ये स्वस्थ हो गए, और फिर वही उनकी दिनचर्या जीवन शैली जैसे आ जाती है, तो उसमें हम ज्यादा समझा करके पेशेंट को खुद ही एक उपपद्य बना करके देते हैं। तब हम स्वस्थ व्रत को अनुपालन करते हैं, देखते हैं यदि पिताव है या कृशकाय ज्यादा है तो ताप्यादि लौह भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। गुडुचि घन सत्व के साथ में उस योग के साथ ताप्यादि लौह भी मिलाते हैं। तो इस तरह से बाकी तो सर बहुत सारी चीजें आपने बता दी हैं। ये प्रमुख दवाइयां जो है मैं ऐसे प्रारंभिक रूप से चलाती हूँ। इसके बाद फिर अवलेह वगैरह, द्राक्षादि अवलेहम, अगस्त्य की अवलेहम, ये सारी चीजें देती हूँ उनको इसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। जी सर। हाँ, इस पे तनिका मैम और डॉक्टर महेंद्र सर आप लोग भी बताइए, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। वाग्भट संहिता में आप जब पांडुर कामला का पढ़ेंगे तो एक कौटजादि शिलाजतु करके एक दवाई बताया है, उसका रेफरेंस आप लोग देखिए। कौटजादि शिलाजतु महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है, और वरांगक क्षार बहुत चलता है, वो देते हैं हम लोग। और किरातिक्तादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, और स्वर्ण मक्षिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आप लोग बताइए। तनिका मैम आपने यूज किया है? प्रीति मैम कुछ बोलिए आप लोग। ये सर सर मैं मैं सॉरी मैम, बोलिए बोलिए मैम। आप बोलिए, पहले आप बोलिए, चलिए। तनिका मैम आपका सुनना है जी। जी सर सर मैं हाँ यस सर, मैं मनीषा मैम की जैसा ही करती हूँ कि मैं त्रिकटु जरूर चलाती हूँ। कि मुझे वही है कि जो दोष स्थान आश्रित नहीं है, मतलब वो आप शाखाओं में चले गए हैं, पहले उसको लेके आना है कोष्ठ में। फिर उसको सर वही मेदो धातु की दृष्टि समझ के फिर मैं थोड़ा थोड़ा विरेचन देती हूँ, और साथ में फलत्रिकादि कवात और भूनिम्बादि कालमेघासव और सर हल्का हल्का कुटकी, ये मकोए, और सर ये साथ में कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ सर। और सर अच्छा रिजल्ट आता है मेरे पेशेंट को। सर मैंने कॉम्बिनेशन बना के तो दिया था एक किसी को। ने फेसबुक पे पूछा है कि ये रिवर्सिबल है क्या, ठीक हो जाता है क्या? सर ये ठीक हो जाता है, यस फैटी लिवर हाँ सर सर, ठीक हो ठीक जाता है। ठीक हो जाता है सर। पर हाँ सर रात्रि इसका में एक वगैरह चीज रहता साथ में है। चलाते रहते हैं, हाँ सर, आंवला वगैरह। जी जी। हाँ सर, इसमें इसमें आपको वही चीज रखने, आपकी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। पथ्य पथ्य का पालन करना पड़ेगा सर। मेरा एक पेशेंट है सर, जो 6 महीने से चल रहा है सर, और अच्छा चल रहा है। और उसको पहले तो सर बिल्कुल भूख वगैरह नहीं लगती थी, और अभी क्या है, अभी वो फिट है, एनर्जी लेवल उसके बहुत हाई है। और यस सर, सर दिवा स्वपन के लिए तो सर उनको मना करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि जितना हम लोग पेशेंट को दिवा स्वपन के लिए कफ दृष्टि कम होगी, मेदो दृष्टि कम होगी,
उतना ही पेशेंट को ये चीजें कम होती जाएंगी सर। यस सर, जी सर। हाँ। अब और कोई बोलना चाहता है? प्रीति मैम, मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। सर एक पेशेंट मैंने ट्रीट किया है इसका, तो उसको उसका क्या हिस्ट्री था कि उसको डायबिटीज भी था और साथ में फैटी लीवर था, लेडी थी, और उसका वेट लगातार कम होता जा रहा था। तो वो मेरे पास यही कह के आई थी कि मैम मेरा वेट लगातार कम हो रहा है, तो मुझे आयुर्वेदिक दवाइयाँ चाहिए आपसे। तो सर मैंने उसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, वही जो मतलब पहले दीपन पाचन के हिंगवाष्टक चूर्ण दिया था, उसके बाद आरोग्य वर्धिनी और शिलाजतु दिए, और आरोग्य वर्धिनी और चंद्रप्रभा दी थी मैंने उसे, और साथ में मधुग्रिड दिया था पतंजलि का। तो उससे उसको काफी वो हुआ, और अश्वगंधा भी दिया था मैंने उसे, तो उसका वेट भी इंक्रीज हुआ और बहुत ज्यादा उसको रिलीफ मिला, और 1.5 महीने में उसका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल। बहुत साथ में बढ़िया वो मैम। निम्बादी काढ़ा दिया था और कुमारी आस्था। बस इतने से ही वो बिल्कुल सही हो गई थी पेशेंट। अभी भी वो मतलब रेगुलर टच में रहती है मुझसे। जी वेट भी उसका बढ़ने लगा इससे। जी। अश्वगंधा दिया था तो उससे, और मेरे ख्याल से चंद्र प्रभावती में शिलाजितु है, तो थोड़ा एनर्जी भी फील हुई उसे। और दिन में सोना एक उसका मेन कॉज था, जो कि वही मुझे ना, लगा। दिन में सोने से तो हाँ। मेदोवस्त्रोदस की दृष्टि होती है ना, बताया है अपने ग्रंथों में। आज से सुखम स्वप्न सुखम और और दही। बाकी मतलब मुझे लगा कि बहुत ही बेसिक उससे करके भी ये सही हो जाता है। जी। मैंने हमें आरोग्य मेद वर्धन की धातु का लगातार विमार्गमन ठीक 45 करना है डेज तो तक मेद लगाई धातु थी। अच्छा करना है, स्त्रोतस को शुद्ध करना है। जी मैम। जी जी सर, यही बताना था। और किसी ने फेसबुक पे लिखा है कि निरपति वल्लभ रस को ताजे पानी और नींबू के रस के साथ पीने से भूख बहुत अच्छी लगती है। किसी ने लिखा है अर्क लवण दे, अच्छा फायदा होता है। किसी ने लिखा है फल त्रिकादि क्वाथ से ये पूरा ठीक हो जाता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा बता रहे हैं सब लोग। हाँ, मनीषा मैम कुछ और ऐड करना चाहती हैं? इसमें मूली क्षार, अर्क क्षार, क्षार का भी प्रयोग अच्छा रहता है अनुपान को ध्यान में रखते हुए। किसी को और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हैं आप लोगों का अनुभव। हाँ, सर भट्ट मेरे साहब। पास एक पेशेंट जी आया था, याद है आपको, मैं इसमें संभाषा में भी लेके आया था। जी। एक तिवारी पेशेंट आया था, उनको फैटी लिवर ग्रेड 4 था, और उनको एलोपैथी के डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर तुमने ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो तुम्हारा जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। और जी वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं, करीबन उनको 6 महीने के आसपास लगा। उनको मैंने योगा के बाद मॉर्निंग वॉक, थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा था उनका, वो वेट लॉस कराया। और यहाँ पे पतंजलि की जो दवाई मैंने दी थी उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ उनके लिए। और उसमें जैसे अभी पटोल क्वाथ की बात हो रही थी, कायाकल्प क्वाथ की बात हो रही थी, मैंने ये दिए थे उनके लिए। यहाँ पे लिवामृत, लिवोग्रिड ने बहुत अच्छा रोल मतलब अदा किया। ये दोनों पतंजलि की थी। और मैंने यहाँ पे उनके लिए पुनर्नवा मंडूर, आरोग्य वर्धनी बट्टी, प्रवाल पंचामृत जैसी दवाइयाँ दी थी। और काढ़ों में इनको बदल बदल के कुमारी आसव, पुनर्नवा सौ, दाक्षा सौ, दाक्षादिश जैसे देते रहा, तो वो पूरी तरह ठीक हो गए। उनका भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया। जी तो 100% रिवर्सिबल है सर ये आयुर्वेद में। जी। जी सर, और आयुर्वेद ग्रेट में ही रिपोर्ट है सर। इलाज, और कोई पैथी में नहीं है, आयुर्वेद में ही है। सर फैटी लिवर ग्रेड 2 में तो पेशेंट इतने फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि ठीक ही नहीं होगा, होगा क्या, लेकिन हो जाते हैं सर। 45 दिन कम से कम वो अच्छे से आहार विहार को ले, और रेचन अच्छा से कराएं हम उसका, बहुत अच्छे से रेचन करा के, और दिनचर्या अच्छे से उसका रखें। औषधियां तो हमारी है ही अमृत तुल्य, ठीक हो जाते हैं। और न बिना भूख के खाना नहीं खाना है, ये बोलना है, अध्यशन नहीं करना है, भूख लगने का इंतजार करना है, तो कोई बीमारी नहीं होगी। जी। जी। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, कुछ बोलना चाहती हैं? गंगवार सर, ऐसे टाइम हो गया है, अभी हम ब्रेक लेते हैं। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। अभी हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।